जो बच्चे यहाँ जंतर मंतर में थे, वो जो नीट पेपर लीक है वो तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था, वो कारण नहीं था। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बच्चों से बात की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, वो टारगेट हो जाएंगे। एक ने कहा वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, मुझे पीछे छोड़ दिया। मोदी जी टेक एक्शन टू सिक्योर द नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर, वो पेपर लीक की बात नहीं कर रहे थे। एक ने कहा मैं नौकरी ढूंढता हूं तो 10,000 से मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे 10,000 से ज्यादा मिलता नहीं, मैं करूं क्या। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक और ने कहा दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट द जॉब मार्केट। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो संतर मंतर में थे। पेपर लीक तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था ना। फिर एक ने कहा रेजिग्नेशन इज नॉट एन एंड, इट्स द बिगिनिंग। We haven't even scratched the surface. The resignation, we haven't even stacked the surface. His resignation is not an end, but only the beginning. The movement started by Gen Z must continue until every deserving student in this country gets an equal opportunity based purely on merit. ये ख्याल लाते बच्चों के। एक ने कहा, the protest is no longer about one exam or a paper leak. It is about rebuilding trust in education and the recruitment system. तो बच्चों का ख्याल ये नहीं था कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, वो तो होगा। ये जो विधायक लाए हो ना, इसकी असम्पशन ही है कि पेपर लीक होगा। यस, तो नेचुरली तो ये इशू नहीं है देश के बच्चों के सामने। देश के बच्चों के सामने उनका भविष्य का इशू, उसके बारे में आप सोचती है। उसके बारे में तो आप विधेयक कोई लाए नहीं। इस देश में सिचुएशन क्या है कि 1 लाख से ज्यादा तो सिंगल टीचर स्कूल है। कैसे भविष्य बनेगा उनका? 2 मिनट बोलने देंगे सर, 1 मिनट और कंप्लीट करें। बोलिए, मैं देखिए, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, समय देखिए। देखो, और IITs, IIMs, आइसर्स में 28%, 5-6% वैकेंसीज हैं। क्या होगा उच्च शिक्षा का? 26% वैकेंसीज एसोसिएट प्रोफेसर में है, 56%, 18% असिस्टेंट प्रोफेसर में है। कैसे आप उच्च शिक्षा को सुधार कैसे लाओगे? इसका प्रभाव तो बच्चों पे पड़ता है ना। फिर 5,400 वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटीज में, which is more than 15%. 81% of India's children who are enrolled, 81% in higher education, they can't get a job. 40% of faculty positions in these universities. मतलब कि आपके अध्यापक है नहीं, भविष्य बच्चों का है नहीं, और आप विधायक ला रहे हो पेपर लीक की, और बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक से कुछ नहीं होने वाला, सारे ढांचे को सुधारो। यही बात मैं कहना चाहता था, आपने मुझे अनुमति दी, बहुत बहुत थैंक यू। इसे कहते हैं आंख को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो वास्तविकता में मोदी जी की प्रतिबद्धता से वह विषय सफल हुआ, और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे डिटेल्स माननीय मंत्री जी ने बताए किसके कालखंड में क्या क्या पेपर लीक हुए, पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो अपने नेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल में एक यात्रा निकली थी, पद यात्रा, अजमेर से जयपुर तक। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली और कहा पेपर लीक कितने हो रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में पद यात्रा निकाल रहा हूं। मगर अफसोस कि उन्होंने उसके ऊपर कहीं कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने, और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री ने बोला, बात रिकॉर्ड पे जा रही है, इनके मुख्यमंत्री ने बोला मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और उस समय सचिन पायलट जी का मीडिया में बयान है जिसमें उन्होंने कहा पेपर लॉक में था, लीक हो गया। ये कैसी जादूगरी है? अब मैं बताना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ, सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। मुझे लगता है कि आज सारे के सारे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से लोगों ने यह कहा कि नीट को समाप्त कर देना चाहिए। मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, जब नीट नहीं थी 2016 में, तो क्या होता था? प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें नीलाम हुआ करती थी, लाखों लाख रुपए में। वो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे को तो कभी उसके लिए स्वप्न से बाहर था कि 25 लाख 50 लाख रुपए देकर एडमिशन पाएगा, पीजी में कहीं 1-1 करोड़ रुपए देकर एडमिशन पाएगा। मगर आज प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इस साल के नीट में, कैसे कैसे बच्चों को अवसर मिला। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा।
राजस्थान के बाड़मेर में एक दिहाड़ी मजदूर लखा की बेटी को और बूंदी में राजस्थान की सूरज सैनी को मौका मिला है। भागलपुर का सूरज कुमार या रायसेन के मध्य प्रदेश का आदर्श लोधी या लखनऊ की वो नीलू जिसकी मां घरों में काम करती थी, गोरखपुर का वो विशाल तिवारी जिसके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मुजफ्फरनगर का वो मोहम्मद सुहेल जिसके पिता ई रिक्शा चलाते थे। सभापति जी, इन बच्चों के अरमान पूरे होने का यदि श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इन बच्चों के अरमान पूरे हुए, मगर जो कैपिटेशन फीस लेके सैकड़ों करोड़ प्रति वर्ष कमाते थे, उनके अरमानों पे बिजली गिरी है। और उस बिजली गिरने के कारण एक कहावत होती है कि तन बदन में आग लगना, मगर सभापति जी इनके तन बदन और धन तीनों में आग लगी हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की आग ये लगाने का प्रयास करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता 2024 में क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस टेस्ट में कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमुक जाति के लोग बनाते हैं, इसलिए अमुक जाति के लोग उसमें ज्यादा सेलेक्ट होते हैं और दूसरी जाति के बने तो कौन से। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कोई फार्मूला होगा उसमें जात कहां से आ गई। सभापति जी 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अगर सेंट्रीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो C/5 = M-32/9 होता है। अगर सवाल पूछा जाएगा तो सवाल और जांचने वाले में जात कहां से आ गई। मैं जेनजी से कहना चाहता हूं, समझिए इनके खतरनाक इरादे। ये उस समय भी आपको गुमराह करने में लगे हुए थे और आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि SC ST OBC के रिजर्वेशन के बारे में, सभापति महोदय शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC का रिजर्वेशन, बिजला जी ने बोला था सर, जैसे ही दूसरा वाला वोट बैंक दिख जाता है AMU SC ST OBC रिजर्वेशन साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ, कश्मीर में SC ST रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है, हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी घोषित करके SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और याद करिए सर, कश्मीर में यह प्रावधान था कि वाल्मीकि समाज की एक बच्ची जब वो PhD करके गई कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है तो उससे कहा गया तुम्हारे डोमिसाइल के हिसाब से तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते हो, और ये लोग आके आज मनुस्मृति की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज वो धारा 370 हटने के बाद उन्हें वास्तविक अधिकार मिला है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं सर, रिजर्वेशन में इन्होंने ऐसी घुसपैठ की है माइनॉरिटीज की। अभी एक केस जो था हाईकोर्ट ने क्वैश किया है पश्चिम बंगाल सरकार का, सर इन्होंने OBC के आरक्षण में ऐसा किया, आगे का दरवाजा खोला, पीछे का दरवाजा खोला और रोशनदान भी खोल दिया कि किस प्रकार से अपने वोट बैंक के सारे लोगों को माइनॉरिटी में लाया जा सके। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, खड़गे जी ने जो कुछ भी बोला, अब उस विषय के ऊपर मैं बोल चुका हूं इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता, मगर फिर मैं बताना चाहता हूं, आज समाज में जो लड़ाई लगाने की बात की जाती है, आई जस्ट रिपीटिंग क्विकली कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु और शूद्राज में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। सेकंड, उन्होंने द अनटचेबिलिटी में लिखा है पेज नंबर 155 पे आप कहेंगे तो मैं अभी आपको ऑथेंटिकेट कर सके दे सकता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा देयर वाज नो अनटचेबिलिटी मनु देयर आई स्टार्टेड ऑन 4th सेंचुरी सब्सिक्वेंट बिकम ऑन 8th सेंचुरी। अब 8th सेंचुरी से इस देश में क्या हुआ था ये भी याद रखने की जरूरत है। पर मैं ये कहना चाहता हूं सर एक और बात कि आज जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, सर उन्होंने कभी जिंदगी में कंपटीशन देखा है? कभी नहीं देखा सर। ये वो नेता हैं जिन्होंने एजुकेशन में कंपटीशन नहीं देखा, नौकरी में कंपटीशन नहीं देखा, पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं देखा, और अपनी पार्टी में तो ऐसी रेस दौड़ते थे जिसमें एक ही आदमी दौड़ा होता था। तो आप सोचिए कि जिन्होंने कभी रियल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, मतलब फेस ही नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जमीन से एक एक परीक्षा को पूरे करते हुए किस प्रकार से उभर कर सामने आए तो साफ समझा जा सकता है। मैं सर कोट करना चाहता हूं सर, दुनिया की सबसे बड़ी, सर आपने टर्म में बोलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के चीफ सर जेनसेन हुआंग ने 23 सितंबर 2024 को कहा है, एनवीडिया के सीईओ ने, उसने कहा व्हेनेवर आई मीट पीएम मोदी आई फाइंड एन इनक्रेडिबल स्टूडेंट इन हिम। तो एक तरफ है हमारे नेता जो मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड इनक्रेडिबल स्टूडेंट है, दूसरी तरफ एक वो है जो फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड और लोकसभा सत्र के बाद इंटरनेशनली इनविजिबल नेता है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक चीज जो हमारे लिए चिंता का विषय है सर, देखिए जिस प्रकार की भाषाएं आई वहां पर बच्चों के उसमें वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया, मगर बच्चों की क्या गलती है सर, जो बड़ों से सीखते हैं। यदि यहां पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है, प्रधानमंत्री जी को बिहार में मां की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो मुझे लगता है अभी ध्यान रखना चाहिए, मगर मैं दलगत भावना से अलग होकर कहता हूं, आज जो कुछ आपने सुना, हम इस तरफ पक्ष के हो या उस पक्ष हो, क्या हमें नहीं लगता कि इस विषय को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए, इस पे पूरे सदन को चिंता होनी चाहिए और इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सदन की तरफ से कहना चाहूंगा कि शील, विनय, आदर्श, सभ्यता, तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, मैं जेन जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने एक गाना सुना होगा, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बच्चों से बताना चाहता हूं, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, मगर इंस्टाग्राम फ्री, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, ये फ्री क्यों दिया जा रहा है भाई? जबकि वो सभ्यता क्या कहती है, देयर कैन नेवर बी अ फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट।
तो मैं समझना चाहता हूं वो फ्री आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके दिमागों को कैप्चर किया जा सके। इसलिए मैं पुनः 1997 की एक मूवी है यस बॉस, जो शाहरुख खान और जूही चावला थे, तो वो अपने बॉस को सोचती है कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मगर वो उनको ट्रैप में फंसा रहा था। तो एक गाना था, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते। तो मुझे लगता है कि जेन ज़ी को इस विषय पर समझना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं युवाओं से, याद रखिए योग भोग संग्राम तीनों जवानी के काम। और याद रखिए 80% लोग भोग में और 20% लोग संग्राम में पड़े हुए हैं। बहुत संभल संभल कर आगे कदम बढ़ाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जब छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 23 जुलाई को 9:30 पे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बहुत पेन है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। बच्चों से कहूंगा सावधान रहिए, ये बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं, ये अवसरवादी, अराजकतावादी हर आंदोलन में चले जाते हैं। सीए में भी चले जाते हैं, किसान में भी चले जाते हैं, कुछ पहलवान में भी चले जाते हैं, आज बच्चों में भी। तो ये वो मुखौटा है जो कभी मुसलमान के पीछे छुपता है, कभी किसान के पीछे छुपता है, कभी पहलवान के पीछे छुपता है, आज नौजवान के पीछे छुपा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए वो जो बच्चे हैं वो तो भटके हुए नौजवान हैं। सर बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं, मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मैं सर बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। सर प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने यह ध्यान रखा, हिंदी में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन न पिसने पाए। हमने ध्यान रखा कि उन अपराधी तत्वों के बीच में बच्चों के साथ किसी प्रकार का वो ना होने पाए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य है संवेदना, संवाद के साथ समाधान खोजना, इनका है दुष्प्रचार, अराजकता के साथ घमासान मचाना। और बस अंतिम पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में निकाला है, कि वो पुराना गीत हम सबने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के। और अंत में कहना चाहूंगा बच्चों से यह भी कि हां हो सकता है कुछ कष्ट आपको हुआ हो, मगर हम उन लोगों में से नहीं हैं जो माननीय राम गोपाल जी कहते थे, कार सेवक चढ़ तो गए थे मगर चिपक गए, साथ के गोलियां मारी गई थी, कनपट्टी पर सटा के गोलियां मारी गई थी। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, अंत में प्रधानमंत्री जी की तरफ से बच्चों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद।